नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 का इम्पोर्टेंट प्रश्न। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो सर्वप्रथम हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक अर्थात निरक्षीय रेखा पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। चित्र की सहायता से इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। माना कि ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है तथा इसकी बीच की दूरी जो है 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव A और B के सापेक्ष हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में मानेंगे या कहा जा सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लेते हैं। माना कि A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु को A और B के सापेक्ष हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में मान लेते हैं। अब इसके लिए व्यंजक, निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक अब देख लेते हैं। माना कि A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी जो है टोटल 2l है। तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? l। O से A तक की दूरी l। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिशा इस ओर होगी। इसको आगे बढ़ा देते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 के साथ थीटा कोण में आती है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता AP के विपरीत दिशा में होगी, BP की दिशा में। इसकी दिशा ठीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 से विपरीत होगी, E2। फिर से समझ लेते हैं। माना A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी 2l है। तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? l और आधी दूरी l। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। निरक्षीय स्थिति में जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा इस ओर होगी। इसको आगे बढ़ा देते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से थीटा कोण में आती है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी PB की ओर। कोण इसका भी थीटा बना रही है, वही लिखा हुआ है। माना A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है। उनके बीच की अल्प दूरी 2l है। माना इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो तब बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार ज्ञात करेंगे तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ज्ञात कर लेते हैं बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह है तब बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, इसको शुरू हम किए हैं E1 से। तो E1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपान AP का स्क्वायर। E1 की जो दिशा है A से P के अनुदिश है, AP के अनुदिश। तो इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। के जो है माध्यम का परावैद्युतांक है। अब इसी तरह बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक चित्र से समझते हैं। बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसको हम शो किए हैं E2 से, ठीक AP के विपरीत है। क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपान BP का स्क्वायर, जिसकी दिशा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की दिशा है PB की ओर, BP के अनुदिश। ज्यामिति से AP इक्वल टू BA, अतः E1 और E2 परिमाण में बराबर होंगे तथा उनके बीच का कोण जो होगा 2 थीटा होगा, जहाँ PAO कोण PAO इक्वल टू होगा कोण PBO इक्वल टू थीटा के बराबर होगा। चूंकि E1 और E2 परिमाण में बराबर हैं, अतः सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से बिंदु P पर परिणामी तीव्रता है हो जाएगा E, क्योंकि यहाँ पर परिणामी तीव्रता थी तो केवल E, इसलिए E इक्वल टू 2E1 cos 2 थीटा अपान 2 इक्वल टू 2E1 cos 2 से 2 कैंसिल, तो बचा केवल थीटा। समीकरण 1 से E1 का मान रखने पर, समीकरण 1 से E1 का मान इसमें रख देते हैं। तो समीकरण 1 ए है E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान AP का स्क्वायर। ठीक इसमें मान रख देते हैं। समीकरण 1 से E1 का मान रखने पर तो 1/4 एप्सिलॉन 0 के E1 का मान यहाँ पे रखे हैं क्यू अपान AP का स्क्वायर, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। AB के समांतर। अब यहाँ पर आया AP और कॉस थीटा, तो इन दोनों की हम वैल्यू चित्र के द्वारा निकाल लेते हैं। पहले AP की वैल्यू निकालेंगे
पी कॉस थीटा की। तो चित्र में देखते हैं पी ओ ए में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग। तो इसमें कर्ण क्या है? ए पी का वर्ग इक्वल टू होता है लंब का वर्ग। इसमें लंब क्या है? ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। तो आधार क्या है इसमें? ओ ए का वर्ग। ए पी का वर्ग इक्वल टू ओ पी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग। ए पी का वर्ग इक्वल टू ओ पी। ओ पी की वैल्यू इसमें क्या है? ओ पी की दूरी है आर। तो यहाँ पे लिख दिए आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओ ए। ओ ए की दूरी क्या है? यल। तो यल का स्क्वायर ए पी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। जो ये वर्ग है आगे जाके रूट में हो जाएगा। ए पी इक्वल टू अंडर रूट यल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। ये वैल्यू प्राप्त हो गई हमको ए पी की। आप इसी चित्र के द्वारा हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए आधार अपान कर्ण। तो आधार इसमें क्या है? ओ ए अपान कर्ण क्या है इसमें चित्र में? ए पी। तो अब पी ओ ए से कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। ओ ए अपान ए पी। कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए अपान ए पी इक्वल टू ओ ए का चित्र में है वैल्यू केवल यल। ओ ए का जो वैल्यू है यल है और ए पी के यहाँ निकाल चुके हैं। ए पी इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। अब समीकरण इसको हम 3 दिए थे। तो समीकरण 3 में हम मान रखेंगे ए पी का और कॉस थीटा का। रख देते फिर मान। समीकरण 3 में मान रखने पर ई इक्वल टू समीकरण 3 क्या था? ई इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान ए पी का स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 2 1 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान ए पी का स्क्वायर। यहाँ मान रखेंगे ए पी का मान आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल को स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान है यल अपान अंडर रूट आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग इक्वल टू यहाँ क्या 2 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू
क्यू अपान टू से ये रूट हो जाता है कैंसिल, तो आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर इंटू यल अपान, इसको रूट को लिख सकते हैं 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर 1/2 इक्वल टू 2, आपस में ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL इंटू 2QL अपान, जब आधार सेम हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL अपान आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर होल 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2, तो यही आया है इसमें। E = 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर के स्क्वायर प्लस यल के स्क्वायर इंटू यल अपान अंडर रूट आर के स्क्वायर प्लस यल का वर्ग। तो हम इसको हल जैसे यहाँ पे पहले समझा चुके हैं, कर लिए हैं, तो इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL आपस में ऊपर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाता है 2QL, और इसको हल करते हैं तो आ जाता है आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर 3/2। यहाँ पर 2QL होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो P = 2QL इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो हम मान इसमें पुट कर देते हैं, P 2QL का मान पुट कर देते हैं, तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL का मान है केवल P, तो ये P लिख दिए, अपान जो नीचे गए तो सेम टू सेम लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर 3/2। चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसका मात्रक होता है न्यूटन अपान कूलाम। निर्वात या वायु के लिए K = होता है 1, तो समीकरण हम 4 से देख लेते हैं। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान होगा 1 इंटू P/R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर 3/2 होल में 3/2, इसका मात्रक न्यूटन अपान कूलाम। चूँकि यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा है तो यल को वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा है तो यल <R या R > यल, अतः आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को हम नगण्य मान सकते हैं या यल स्क्वायर की अपेक्षा की जा सकती है। तो समीकरण 4 से है। समझ लेते हैं ये नीचे वाला आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, तो यल स्क्वायर को हम नगण्य मान लिए मतलब 0, तो यहाँ केवल क्या बचा आर स्क्वायर, केवल नीचे बस समझा रहा हूँ, और घात में क्या है 3/2 आर स्क्वायर इंटू यहाँ 3/2 को यहाँ लिख दिए, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या आर का क्यूब,
बस वही किए हैं। इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू P अपान R का 3 न्यूटन अपान कूलाम। समीकरण 4 से चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा था तो उसको L स्क्वायर की तुलना में R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मान लिए थे, इसलिए इसको छोड़ दिए। निर्वात या वायु के लिए K इक्वल टू होता है 1, तो इसलिए E इक्वल टू 1/4πε0 K को छोड़ देते हैं इंटू P अपान R का Q न्यूटन अपान कूलाम। समीकरण 4, 5, 6 और 7 वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है।